कहानी एनी से शुरुआत होती है, जो एक वैश्विक लग्जरी स्टोर में काम करती है। एक दिन काम का बोझ बहुत अधिक होता है। एक ग्राहक घड़ी खरीदने आता है, इसलिए वह उसे अपनी सबसे शानदार घड़ी दिखाती है, जो पूरी तरह से हीरे से जड़ी होती है। वह इसे अपनी कलाई पर पहन कर देखता है, लेकिन फिर एक अलग मॉडल देखने के लिए कहता है और इसके बजाय वही खरीद लेता है। दिन के अंत में जब कर्मचारी सूची बना रहे होते हैं, तो देखते हैं कि हीरे की घड़ी गायब है। एन बताती है कि वह आज उस सेक्शन के लिए जिम्मेदार थी और वे सभी सुरक्षा कैमरे की जांच करने जाते हैं। वे ग्राहक को हीरे की घड़ी हाथ में लेकर स्टोर से निकलते हुए देखते हैं। अजीब बात यह है कि उसे निगरानी कैमरे से सीधे ढक दिया था। यह दिखाते हुए भी वह जानता था कि यह कहाँ है और उसे परवाह नहीं थी। कर्मचारी कहते हैं कि वे प्रबंधक या पुलिस को भी सूचित करेंगे। वह किसी तरह उसकी फैक्ट्री का बिजनेस कार्ड हासिल कर लेती है। वह देश का एक बेहद ताकतवर और प्रभावशाली आदमी निकलता है, जिसका नाम जैन है। वह अब उसकी फैक्ट्री जाती है और उससे मिलती है और वह उसे शांति से बधाई देती है। वह उससे कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि घड़ी मेरे पास है जाने मन। मैंने इसे किसी को उपहार के रूप में दे दिया था। अगर उन्हें यह पसंद आई तो मैं इसे तुमसे तुरंत खरीद लूँगा। एनी उससे कहती है कि अगर घड़ी आज वापस नहीं आई जाने मन, तो आपको इसे स्टोर की पॉलिसी के अनुसार खरीदना होगा। वह जवाब देता है, कोई बात नहीं, आपको आज जवाब मिल जाएगा। वह उसे अपना कार्ड देती है और चली जाती है। दिन के अंत में वह उसे एक पता भेजता है। वह उसके पास जाती है और वह उसे घड़ी देता है। जब वह इसे ध्यान से जांचती है तो उसे पट्टी पर एक खरोच दिखाई देती है। वह उसे बताती है कि पट्टी खरोच है, इसलिए इसे किसी अन्य ग्राहक को नहीं बेचा जा सकता। वह कहती है कि वह इसे केवल पट्टा बेच सकती है और वह सहमत होकर इसे खरीद लेता है। वह उसे अपने साथ बैठकर बात करने के लिए भी कहता है, इसलिए दोस्तों ने उस पर उसे फ़ोन किया था, लेकिन एनी ने कॉल रद्द कर दी। वह कहती है कि वह एक लेखिका और चित्रकार है, जिसे बच्चों की कहानियाँ लिखना पसंद है, जो हमेशा खुशी से समाप्त होती है। हालांकि वास्तविक जीवन में उसके लिए सुखद अंत आसानी से नहीं आता। जैन दीवार पर टंगी एक बड़ी सी घड़ी को देख रहा है। उसके चेहरे पर उदासी है। वह एनी को किसी और समय दूसरी घड़ी चुनने के लिए कहता है। वह समझ जाती है, तुरंत चली जाती है। अगले दिन जब वह काम कर रही होती है, वह स्टोर से सू के पति को देखती है। वह उसे उपहार के रूप में एक हार खरीदता है और जाने के पहले एनी को बधाई देता है। एनी फिटिंग रूम में जाती है और एक महिला को फर्श पर बैठे हुए अपनी ड्रेस बंद करने में मदद मांगती हुई पाती है। जब एनी उसकी मदद करती है तो वह देखती है महिला के पीठ पर चोटों से भरी हुई थी। महिला उसे देखती है और कहती है उनसे उसके बारे में कुछ अलग महसूस किया है। एनी उससे बात करने वाली होती है जब महिला का पति आता है। वह अपनी पत्नी को ले जाता है और जाने की कोशिश करता है। एनी महिला के जूते के सेक्शन में ले जाने का सुझाव देती है ताकि वह उसकी निजी मदद कर सके, लेकिन पति ने मना कर दिया और कहा, आप उसका साइज जानते हैं, बस उसे जो कुछ भी चाहिए वो घर भेज दें। वो अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। महिला एनी को इस तरह देखती है जैसे चुपचाप मदद मांग रही हो, लेकिन उसके लिए 5 लाख इनाम के तौर पर दिए। इससे मुझे यह समझने में मदद मिलती है कि बेवकूफ़ बनने का नाटक करना कभी कभी उपयोगी होता है। जब वह अपने कपड़े बदलने के लिए लॉकर रूम में जाती है तो वह खुद से परेशान हो जाती है। वह अपना लॉकर खोलने के लिए संघर्ष करती है। यह स्पष्ट है कि उसके पास बचपन की अप्रिय यादें हैं। उसे अपने भाई का एक संदेश मिलता है जो उसे याद दिलाता है कि कल उसे उसकी माँ का जन्मदिन है। वह घर जाती है और उसके फ़ोन करती है। अगले दिन वह जश्न मनाने के लिए अपने माता पिता के घर जाती है। वे सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। उसकी माँ, उसके पिता, उसका भाई और वह। खाने के बीच में उसके पिता केक मांगते हैं। उसकी माँ उसे बताती है कि यह बहुत जल्दी है क्योंकि वे अभी भी दोपहर का भोजन कर रहे हैं। वह गुस्सा हो जाते हैं और कठोरता से बात करता है।
एनी सब कुछ नोटिस करती है। खत्म होने के बाद एनी जन्मदिन मनाते हैं। बाद में एनी अपने कमरे में जाती है। वह उसके कमरे से भागती है, अपने पिता पर चिल्लाती है, पूछती है क्या वह अभी भी अपनी माँ को पीटते हैं, और उन्हें बताती है कि वह जानता है कि उसकी माँ ने एक बार उनके कारण आत्महत्या का प्रयास किया था। उसे याद है जब वह अभी भी एक छात्रा थी और एक दिन वह घर आई तो उसने पाया कि उसकी माँ ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगले दिन वह अपने पिता को काम पर ले जाने के बहाने अपनी कार ले गई, लेकिन उसके बजाय उन्हें पुलिस स्टेशन ले आई। उसने उससे कहा कि मुझे खुद को सौंपने और उससे जो कुछ भी किया है उसे कबूल करने की ज़रूरत है। फिर उसने उसे वहीं छोड़ दिया और चली गई। चलते समय उसे स्कूल में होने वाली यादें याद आती हैं। कैसे उसके दोस्त खिड़कियों के पास खेलते थे, लेकिन उसे खिड़कियों को लेकर डर था। वह उसके पास जाती है, सभी को कसकर बंद कर देती है। उसके दोस्त भ्रमित थे। एनी को याद आता है उसने अभी भी सू से बात नहीं की है, इसलिए वह उसे घर जाती है। उसे यह संदेश छोड़ती है कि वह उससे मिलने आई है। वह दरवाजे की घंटी बजाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसे सू के दरवाजे पर एक पैकेट दिया हुआ मिलता है। वह जाने ही वाली होती है। वह देखती है सू ने दरवाज़ा खोला, पैकेट लिया, तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। एनी दौड़कर उसके पास जाती है और फिर से घंटी बजाती है। उसके अंदर सू का फ़ोन बजना शुरू नहीं देता है। वह पूछती है कि जवाब क्यों नहीं दे रही हो और वह उससे क्यों बच रही है। सू दरवाजे के माध्यम से बात करती है और कहती है कृपया अभी चली जाओ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। लेकिन तभी सू की माँ दरवाज़ा खोलती है और एनी को देखकर स्तब्ध रह जाती है। उस पल में एनी को बचपन की सारी यादें उसके दिमाग में खो जाती है। वह अकेले में बैठकर शराब पी रही है, अपने विचारों में खोई हुई है। सू को याद कर रही है, उसकी दोस्ती को याद कर रही है और सू की शादी के दिनों को याद कर रही है। जब वह उठती है तो वह खुद को जेन के कार्यालय में पाती है। वह उससे कहता है कि मैंने तुम्हें घड़ी का पट्टा बदलने के लिए बुलाया था। कैफ़े के मालिक ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें खुद ले जाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत हंगामा कर रही थी, बेहोश हो गई थी। वह उसकी तरफ देखता है और पूछता है क्या किसी ने तुम्हें मारा था या तुम पूरी रात मतिभ्रम कर रही थी। वह जवाब देती है अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी करीबी किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो तुम क्या करोगे। उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं। जब वह जाती है तो एक डिलीवरी कर्मचारी अंदर आता है और वह यह चली जाती है और दिन के अंत में वह जेन के पास लौटती है और उसे नई घड़ी का पट्टा देती है। रेस्तरां में वह उसे ग्राहक के बारे में खबर सुनाती है जिसकी उसने स्टोर में मदद की थी। वह महिला जिसकी पीठ पर चोट के निशान थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि महिला ने खुद को अपने पति की कार के सामने फेंक दिया और मर गई। उसके सहकर्मियों ने उसे यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि वे सभी अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वह उनकी सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक में से एक थी। एनी हिल गई, खुद को दोषी ठहराया और मदद के लिए महिला को मौन विनती को नज़रअंदाज करने की दोषी महसूस करती है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी माँ को फ़ोन करती है कि वह ठीक तो है ना। फिर वह सू को फ़ोन करती है लेकिन सू जवाब नहीं देती। एन ने फैसला किया कि वह तुरंत उसके पास जाना चाहिए। जाने से पहले जेन उसे बताती है कि उस महिला को अपना पूरा जीवन इस तरह पीड़ित बिताने की बजाय अपने पति को खत्म कर देना चाहिए था। उसके शब्द उसके दिमाग में रहते हैं। एनी सू के घर भागती है। वह अंदर जाती है, सू को खुद को नुकसान पहुंचाते हुए पाती है, इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद ही सब कुछ खत्म कर देगी। जवाब में उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम मर नहीं रहे हैं, हम उसे खत्म कर रहे हैं। अब कहानी पीछे मुड़ती है और हम फिर से वही घटना देखते हैं, लेकिन इस बार सू के दृष्टिकोण से। सू देश छोड़ने के लिए हवाई अड्डे पर टिकट खरीद रही थी। एक दिन पहले उसने अपनी माँ को बाहर निकाला था, पूरा दिन उसके साथ बिताया था। उड़ान का इंतज़ार करते समय उसके पति का एक संदेश मिला जिसमें वह उसकी माँ को नुकसान पहुँचा रहा था। एक वीडियो में वह उसे फ़ोन करता रहता है लेकिन यह जवाब देने से इनकार कर देती है। वह टूट जाती है लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करती है। फिर वह फिर से फ़ोन करता है, उससे कहता है कि अब से तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। वह घर में प्रवेश करती है तो वह
अपनी बिल्ली को मृत पाती है। सू गिर जाती है और बेकाबू होकर रोने लगती है। सब कुछ होने के बाद वह लापरवाही से उसे फूलों का एक गुलदस्ता थमा देता है। ऐसे अभिनय करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे बेडरूम में ले जाता है और उसे उसके ऑफिस में ले जाती है। हमें पता चलता है कि वह सिर्फ एक अपमानजनक ही नहीं, उसके पास अत्यधिक जुनूनी प्रवृत्ति एक चिढ़ जाता है, क्योंकि गिलास ट्रे में बिल्कुल बीच में रखा होता है। फिर वह उसके कंधे पर घाव देखता है। झूठी कोमलता के साथ उस पर मरहम लगाता है। वह माफ़ी मांगती है और वह पूछता है, तुम वैसे भी कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, चाहे कुछ भी हो। वह काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद वह अपनी छिपी हुई अवसाद रोधी जवा लेती है। वह अपार्टमेंट के अंदर बनाए एक छोटे से गुप्त कमरे में प्रवेश करती है। वहाँ लेट जाती है। वह एक कैमरा लाता है और लिविंग रूम में लगा देता है। फिर वह बैठकर खाना खाता है। पिछले हफ्ते उसने गर्भपात का कारण बनने के लिए मजाकिया लहजे में माफ़ी मांगता है। फिर वह टेबल पलट देता है और कहता है, यह तुम्हारी गलती थी। अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम गर्भवती हो तो यह सब कुछ नहीं होता, और इसके अलावा मैंने तुम्हारे पेट पर इतने ज़ोर से भी नहीं मारा था। और फिर से माफ़ी मांगती है और कहती है उसे भी नहीं पता था कि वह गर्भवती है। वह ठंडे स्वर में जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह कमज़ोर मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पता है। हम वह पल देखते हैं जब उसके फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वह घायल थी और रो रही थी तो उसने फ़ोन काट दिया। अगले दिन सू अपनी माँ का सामान साफ करते रख देती है। बाद में जब वो उसका पति रात का खाना खा रहा होता है तो वह उसे बताता है कि उसने आज एनी को दुकान पर देखा और कहता है, वो मुझे बहुत परेशान करती है, उसे हमेशा आसपास नहीं रखना चाहिए। फिर वह सू को वह उपहार देता है उसने उसके लिए खरीदा था। सू उससे बहुत पसंद करती है और उसे अलमारी में कई अन्य उपहारों के साथ रख देती है। ये उपहार दर्शाते हैं कि उसने उसे कितनी बार चोट पहुंचाई है। हर पिटाई के बाद वह एक उपहार लाता। बाद में वह उसे बताता है कि वे बाहर जा रहे हैं। वह उसे कपड़े चुनने में मदद करता है। हर बार जब वह कुछ पहनकर देखती तो उसकी चोटों के निशान दिखाई देते। अंत में उसने एक ऐसा कपड़ा मिला जो सभी को ढक लेता है। वह अपनी माँ से मिलने जाती है और सू सुनती है जब उसकी माँ घरेलू हिंसा का भाषण देती है। इस बारे में बात करती है कि कैसे महिलाओं को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इस तरह के दुर्व्यवहार को रोकना चाहिए। वह रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन वह उसकी मुलाकात उसके पति के बहन यंग से होती है, जो एक पुलिस अधिकारी है। सू घबरा जाती है, जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक जासूस गलती से उसकी मेडिकल रिपोर्ट उठा लेता है। यंग उसे पढ़ती है, सब कुछ समझ आती है और सू का पीछा करते हुए बाहर आ जाती है। यंग व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहती है, तो तुम अपने दोस्त की ओर से रिपोर्ट करने आई हो ना? अपने दोस्त को कहो कि वह अपनी निजी समस्याओं को घर पर ही सुलझाए। उसे अदालत में न्याय नहीं मिलेगा, न सही न गलत। यंग जानती है कि उसका भाई सू के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन वह उसे बचाने का फैसला करती है। उस दिन के बाद से सू अपने ससुराल में खाना खा रही होती है। जब वह खाना लेने जाती है तो उसके हाथ पर चोट का निशान दिखाई देता है। उसकी सास कहती है, ओ जानू, क्या तुम किसी चीज़ से टकरा गई? क्या तुम ध्यान नहीं दे रही हो? उसे ठीक कर दो। सच तो यह है, उनका पागल बेटा और जिस तरह से उसने उसे पाला है, उसके अलावा किसी और चीज़ से ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। यंग आती है, उनके साथ रात का खाने में शामिल हो जाती है। वह सू की ओर देखती हैं और पूछती हैं, अब क्या तुम बेहतर महसूस हो रहा है? उसका भाई इस सवाल से उलझन में है। जब वे घर लौटते हैं तो वह सू से पूछताछ करता है। वह किस तरह से शांत करती है और बताती है कि जूस खरीदने जा रही थी। वह उसे देर न करने के लिए कहती है। वह फ्रिज खोलता है तो देखता है कि बोतलें ठीक से नहीं लगी हैं। वह उसे फिर मारता है। अगले दिन वह फिर से अपना जूस बनाती है। वह चिढ़ जाता है क्योंकि उसके शेयर निवेश गिर रहे थे। काम पर जाने के बाद उसे एनी का फ़ोन आता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर चोट के निशान के कारण जवाब नहीं देने का फैसला करती है। उसके बाद सू को एक संदेश मिलता है, उसका पैकेज आ गया है। जब वो उसे लेने के लिए बाहर जाती है तो एन ने अभी भी वहीं पाती है। एन ज़बरदस्ती अंदर घुस जाती है।
अपार्टमेंट के अंदर लगे कैमरे की वजह से सू उसे अपने गुप्त कमरे में ले जाती है। सू ने एनी से कहा, कृपया मुझे जल्दी से ठीक होने में मदद करे। जब उसका पति लौटता है तो वह चिढ़ता हुआ होता है। उस रात मारपीट करने के मूड में नहीं था। वह तुरंत सो जाता है। एक सुकून भरी रात, जैसे वह हिंसा से ब्रेक ले रहा हो। उस रात के बाद से एनी सू को एक संदेश भेजती है जिसमें हाल ही में दूर में रहने के लिए माफ़ी मांगी है। वह सू को उसे अतीत में पुरानी तस्वीरें भेजना शुरू कर देती है। सू को सब कुछ याद आ जाता है, उसके साथ की यादें, वो समय जब सू वास्तव में जीवित थी, अकेले दिन, खुशी के दिन, वे हमेशा साथ कैसे थे। संदेशों को पढ़ने के बाद सू उन सभी को डिलीट कर देती है, सोने चली जाती है। अगले दिन उसका पति उसे अपने साथ काम करने वाली एक महिला द्वारा आयोजित एक कला प्रदर्शनी में ले जाता है। गैलरी में सू बिना रुके जूस पीती रहती है। फिर वह उस दिनों को याद करती है, घूमती है जब वह अभी भी एक खिलती हुई फूल थी। उसकी जुनूनू पेंटिंग का अभ्यास कर रही थी। फिर उसने उसे पूरी तरह से कला छोड़ने के लिए मजबूर किया। वह गैलरी मालिक के साथ अपनी एक पुरानी पेंटिंग के सामने खड़ी थी। मालिक उसकी तीखी आलोचना करता है। सू चुप रहने की कोशिश करती है, लेकिन जब मालिक उसे थप्पड़ मारता है तो सू अपना पति आगे आता है, सू की ओर से माफ़ी मांगता है। जब वह उसे घसीट कर ले जाता है तो वह फिर से माफ़ी मांगने के लिए लौटने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिसल कर खाने की मेज पर गिर जाती है, जिससे यह एक दुष्ट बन जाता है। जब वह उसे बाहर खींचता है और कार में धक्का दे देता है, हर कोई देखता है। वह उसे सीट बेल्ट पहने बिना अधिकतम तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता है। यही वह क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। उस रात वह घर लौटती है और खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हुए बालकनी में रोती है। उस क्षण एनी प्रकट होती है और पकड़ लेती है। उसे कहती है, वह सू को पकड़ता है और उसे फिर से मारता है। कहता है, यदि यह सौदा तुम्हारी वजह से विफल होता है तो अब तक तुमने जो कुछ भी देखा है उसके सामने कुछ नहीं होगा जो मैं आगे करूँगा। वह उसे मैनेजर का कॉल भी ब्लॉक कर देता है और उससे कहता है यह बाद में कॉल करेगा। उसके कमरे में बाहर निकलने के बाद एनी अलमारी से बाहर आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है एनी की एकमात्र व्यक्ति जो उसकी मदद कर सकती है। उस रात के बाद सू ने फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की। जब उसका पति शोर सुनता है तो वह घबरा कर अंदर आता है। वो उससे कहती है कि अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो यह कमरा हटा दो। वो उसे नीचे खींच लेता है। सू ने खुद को चाकू मारने के लिए कैंची पकड़ी, लेकिन उसने उसे छीन लिया और एक छड़ी पकड़ ली, जिससे कैमरा टूट गया। सू ने एक संदेश भेजा था, वह तैयार है। एनी ने उसे प्रोत्साहित किया। एनी ने उससे कहा कि वह इससे असहमत है क्योंकि सरकार उसे गिरफ्तार कर सकती है। जिन जवाब देती है कि अगर कोई पति नहीं है तो कोई सरकार नहीं है। फिर वे खाना खाने के लिए साथ बैठे हैं, लेकिन एनी यह कहकर खुद को माफ़ कर देती है कि उसे एक काम है। बाहर वह फिर से डिलीवरी कर्मचारी मिलता है, जिन के साथ आने का इंतज़ार करती है। वह जिन को बताती है कि उसने अपना मन बदल लिया है। आखिर वह उसके साथ खाना खाती है। जब वे रेस्तरां से निकलते हैं तो वह फिर से डिलीवरी कर्मचारी को देखती है जो पुलिस से बचने के लिए कोशिश कर रहा था। जिन पूछती है कि क्या यह देश में अवैध रूप से रह रहा है। कर्मचारी कहता है कि हाँ, उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है और वह एक मालवाहक जहाज पर भाग गया है। जिन उसे ध्यान से देखती है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। वह सू को वीडियो दिखाती है। सू यह देखकर हैरान रह जाती है। अपनी योजना के लिए इसे इस्तेमाल करने का फैसला करती है। एनी डिलीवरी कर्मचारी को रोकती है और उससे कहती है कि वह उसके लिए एक नकली पासपोर्ट बनाएगी और उससे चीन की यात्रा का इंतज़ाम करेगी। वह उसके एक बड़ी रकम देगी। वह बस निर्देशों का पालन करना है और कोई सवाल नहीं पूछना। वह आदमी हैरान है। वह एक साथ अवैध यात्रा, वैध यात्रा और पैसे सब दे रही है। वो पूछता है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या है वह आदमी जिसकी पहचान मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वह भी जिंदा है? सू घबरा जाती है, उस अपना कप गिरा देती है, फिर कमरे से बाहर निकल जाती है। इन शांति से जवाब देती है, हाँ बिल्कुल वह जिंदा है। इस बीच उसका पति अपने मैनेजर को यह कहते हुए सुन लेता है कि वह उसे बिजनेस डील से हटाकर उसकी जगह किसी और को रखना चाहता है। वह गुस्से में भर जाता है, अपने ऑफिस जाता है, गैलरी मालिक की प्रोफाइल खोलता है, एनी के साथ उसकी एक तस्वीर देखता है। वह
उस दिन की सुरक्षा फुटेज देखता है। एनी को अलमारी से अंदर छिपा हुआ देखता है। वो घर आता है, सो से कहता है, आज हम खाना बाहर खाएंगे, कुछ अच्छा पाना। वो अपना फ़ोन छीन लेता है। एनी को संदेश भेजता है कि वह उसे रेस्तरां में मिले। जब वे तीनों मिलते हैं तो वह जानबूझकर अपना जूस कपड़ों पर गिरा देता है। सू साफ करने के लिए बाथरूम में जाती है। उसका पति एनी को सामने खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है। कहता है, तुम उसे नहीं जानती, वो मानसिक रूप से अस्थिर है, वह मुझे पागल कर देगी। जब वह देखता है कि एनी डरी नहीं है तो वह वापस बात कर रही है तो वह उससे कहता है, सुनो जाने मन, उन चीज़ों में अपनी नाक मत डालो जिसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एनी जवाब देती है, क्या? इसका मतलब है कि तुम उसे आज रात फिर से पिटने वाले हो? वह एक घिनौनी डरावनी हंसी हंसता है। सो बाथरूम से लौटती है और दिखावा करता है कुछ हुआ ही ना हो। विषय को काम पर लगा देता है। मैं केवल आपसे मिलने के लिए सहमत हुई हूँ क्योंकि उन्होंने व्यापारिक सौदे के अंतिम रूप में दिया है। बाद में सू अपने पति के एक संदेश प्राप्त होता है जिसमें लिखा होता है, अपनी जगह जानो। अगर आप चाहते हो कि आपका दोस्त सुरक्षित रहे तो वैवाहिक मामलों में फिर से हस्तक्षेप न करें। वह उसे धमकी दे रहा है। अगले दिन एनी को डिलीवरी वर्कर का फ़ोन आता है जिसमें कहा जाता है कि वह यात्रा के नौकरी स्वीकार करता है क्योंकि वह बेटे को याद करता है। वह उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है। उसकी कार में बैठ जाता है और वह उसे कार के दरवाजे में ले जाती है। जब वह अपनी कार से बाहर निकलता है तो जिन उसे देख लेती है। जब जिन पूछती है कि यह कौन है तो आदमी जवाब देता है कि मैं गृहनगर में बस एक दोस्त हूँ। फिर वह दाढ़ी बनाने, औपचारिक कपड़े पहनने और योजना की तैयारी करने के लिए चला जाता है। वह बाहर मिलने जाता है। वह उसे बताती है कि उसके बालों में कुछ है। उसे झाड़ देती है। उस क्षण यंग वहाँ से गुजरती है तो उन्हें देख लेती है। उसे अपने भाई के आरोप याद आते हैं और वह अधिक संदिग्ध हो जाती है, यह सोचकर कि एनी किसी के पति के साथ खिलवाड़ कर रही है। वह गुस्से में उसके पास से चली जाती है। सू और एनी अपनी योजनाओं के अंतिम रूप देते हैं। वे उसके पति की कार्य बैठक के बाद क्रियान्वयन करेंगे। वो बैठक के बाद वह हमेशा थका हुआ घर आता है और तुरंत सो जाता है। एनी डिलीवरी कर्मचारी से मिलती है और उससे पहला भुगतान देती है। वह उसे ऑपरेशन का सही दिन बताती है। इस बीच कारखाने में सभी कर्मचारी जिनके साथ खाना खा रहे थे। जिन ने देखा कि जब भी एनी को फ़ोन करती है तो डिलीवरी कर्मचारी अपना फ़ोन छिपाता रहता है। वह उसे अपना व्यवहार को लेकर सावधान रहने की चेतावनी देता है, खासकर जिन के सामने, क्योंकि जिन आसानी से चीज़ों को भांप लेता है। फिर उसने कोच को पास जाती है और प्रशिक्षण की मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वो अपनी आत्मरक्षा कौशल में सुधार करने की ज़रूरत है। सू अपने पति से एनी के साथ अपनी माँ से मिलने अनुमति मांगती है और वह मान जाता है। कार्य बैठक के दौरान सू एनी से मिलती है। वे दोनों पहाड़ों पर एक साथ जाते हैं जहाँ वे एक गड्ढा खोदते हैं। समाप्त होने के बाद वे वापस लौट आते हैं। उसका पति अपना GPS चेक करता है। उसे देखता है कि वह नर्सिंग होम नहीं गई जैसा उसने बताया था। फिर उसे एक संदेश मिलता है उसके नाम से सांग के लिए एक हवाई जहाज टिकट बुक किया गया है। वह क्रोधित हो जाता है और तुरंत घर चला जाता है। वह बीच एनी सू रस्सी का उपयोग करके उसे मारने का अभ्यास कर रही थी। उसे अचानक एक कार्य मिलता है और वह क्रोधित हो जाता है। सीधे देखने में असमर्थ वह रस्सी पकड़ लेता है। एनी का गला घोटना शुरू कर देता है और कहता है, तो तुम मेरे साथ यही करना चाहती हो? लेकिन सू उसके पीछे आती है, उसके सिर पर एक उपहार से वार करती है जो उसने उसे शुरू में खरीद के दिया था। उसकी शादी का अंत हो गया है। सू अपना नियंत्रण खो देती है। उसे तब तक पीटना बंद नहीं करती जब तक उसका चेहरा लाल नहीं हो जाता। वह एनी की ओर देखती है। एनी उसे आश्वस्त करती है उसकी योजना अभी भी वही है और सब कुछ नियंत्रण में है। वे उसके शरीर के नीचे एक सूटकेस में सावधानी से भर देते हैं क्योंकि सूटकेस महंगा है। वे उसे तब तक पकाने के लिए अलमारी के अंदर छोड़ देते हैं जब तक वह शांत नहीं हो जाता। बाद में वे उसे बाहर ले जाते हैं, अपराध स्थल को साफ करते हैं। सू ने उस वस्तु को धोया जिसने उसे मारा था। भावुक होकर उस पर उत्कीर्ण तारीख देखी, उस गलती की तारीख जिसने उसका जीवन नष्ट कर दिया। फिर उसने कपड़े फिर से धोए। जब वह बाहर आती है तो घर का एयर फ्रेशनर भीगा हुआ होता है। वह बैठ जाती है, रगड़ना जारी रखती है। तनाव में उसके हाथों को रगड़ना बंद नहीं कर पाती
उस क्षण डिलीवरी कर्मचारी आता है। एनी उसे अंदर आने देती है और उसे अच्छी तरह से कपड़े पहनने और खुद को तैयार करने के लिए कहती है। जाने से पहले वह उसे मृतक से एक घड़ी का पट्टा देती है। यंग पूछती है कि क्या वह बाथरूम का इस्तेमाल कर सकती है। काम खत्म करने के बाद वह टिश्यू को शीशा पोंछती है और एक लाल दाग देखती है। वह सोचती है कि मुझे खुद को कब चोट पहुंचाई। जाते वक्त सू का तनाव साफ दिखाई देता है। यंग का पैर फर्श पर पड़े कांच से एक टुकड़े पर पड़ता है। वह उसे उठाती है, कहती है एंटीक सेट का हिस्सा होगा। यह देखती है वह टूटा हुआ है। दीवार की ओर देखती है, कहती है क्या यहाँ सजावटी प्लेट नहीं थी? क्या वे गिर गई? वह अभी छोटी छोटी बातों को, टूटी वस्तुओं को, गायब सजावट को देखकर उलझन में थी, लेकिन अजीब तरह से सू के चेहरे पर पड़े चोटों के निशानों को देखकर उलझन में नहीं थी। इस बीच एनी डिलीवरी कर्मचारी से मिलती है और उसे कार की डिक्की में रखे हुए सूटकेस को दूसरे सामान के सूटकेस के बगल में रखने के लिए कहती है। वह उसे हवाई अड्डे तक ले जाती है। उस समय यंग अपने भाई को एक ध्वनि संदेश भेजती है। उसे याद आता है कि उसने एनी के साथ ऐसा देखा था। सोचती है कि वह सू को धोखा दे रहा था। वह उसे एक और संदेश भेजता है, उसे सचेत करने की चेतावनी देती है। वह उसे निजी जीवन में खासकर अपने आप को सही कर ले। इन्हीं संदेश देखती है, उसे डिलीट कर देती है। वह डिलीवरी कर्मचारी को संपर्क करती है और उससे कहती है जब तुम आ जाओ तो मुझे स्मृति चिन्हों की तस्वीर भेज देना। वह उसे दूसरा फ़ोन देती है। वह विमान में प्रवेश करने ही वाला फ़ोन फेंक देता है। एनी सू को फ़ोन करके उसे आश्वस्त करती है और बताती है कि वह चला गया है। सू अपार्टमेंट में अपने पति की हर निशानी मिटाना शुरू कर देती है। वह उसका सामान फेंक देती है। वह संगीत उपकरण तोड़ देती है जिसे वह उसे पीटने पर बजाया करता था। वह रोते हुए गिर जाती है। एनी यह सुनिश्चित करती है कि मृतक कार की डिक्की में सुरक्षित रूप से सुरक्षित है और गाड़ी चलाकर चली जाती है। सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी उसके बगल से गुजरती है, लेकिन वह शांत रहती है। वह सू को उठाती है। फिर से वह एक खाली जगह की ओर गाड़ी चलाते हैं। सू उस चीज़ को फेंक देती है जिसे उसने मारा था और अपना सारा दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल देती है। ये कार वापस आती है और समुद्र की तट की ओर जाते हैं। एनी पटाखे खरीद के आती है। वे उसे एक जल्द साथ जलाते हैं। रात को ऐसे मनाते हैं जैसे वह छुट्टी हो। वे एक रेस्तरां में प्रवेश करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और पहली बार ऐसा लगता है कि उसका जीवन शुरू हो रहा है। बाद में वे कार में सो जाते हैं। सुबह वे अपने फ़ोन को चेक करते हैं। एनी को डिलीवरी कर्मचारी का एक संदेश मिलता है, उसकी पत्नी और बेटे के साथ एक तस्वीर जिसमें बताया गया है कि वह चीन सुरक्षित पहुंच गया है। वे वापस चल पड़ते हैं। ट्रैफिक लाइट का इंतज़ार करते समय एक ट्रैफिक अधिकारी ने एनी की कार के सामने खून देखा। उसने उसके इस बारे में पूछा। उसने उसे बताया कि वह उसकी दादी की कब्र पर जाने समय एक हिरन से टकरा गई थी। वह कहता है कि बहुत विश्वसनीय। ट्रंक खोलो। एनी घबरा गई क्योंकि उसे लगा कि वह फावड़ा दफनाने के लिए इस्तेमाल किया गए औजार देख लेगा। वह टीवी चालू करती है और शांति से खाना खाती है। अगले दिन वह अपने पति के लापता होने का, हैरान होने का नाटक करती है और अपने कार्यालय में फ़ोन करती है और वह पूछता है क्यों नहीं आया। फिर यंग फ़ोन करती है और कहती है कि वह भी नहीं जानती वह कहाँ है, लेकिन कुछ अजीब हुआ है। उसने पासपोर्ट और सूटकेस गायब है। सू हैरान होने का नाटक करती है और पूछती है क्या वह सचमुच उन्हें बताए बिना देश छोड़कर चला गया। उसने कार्यालय में जांच शुरू होती है। उसे पता चलता है कि उसने कल 50 लाख रुपए अपने निजी खाते में स्थानांतरित कर दिए हैं। उसे प्रबंधक का कहना है कि वह एक बड़ा सौदा करने के लिए जुनूनी था। किसी तरह वह सफल हो गया। सू की सास उससे मिलने आती है, दुखी माँ की भूमिका निभाने की कोशिश करती है। खाने को लेकर परेशान होती है और पूछती है क्या मेरे बेचारे बेटे ने अपने आप को परेशान किया। उसे इतना तनाव किस बात ने दिया। वह हमेशा की तरह सू को दोष देती रहती है। वह मानती है कि उनका भाई है और आश्चर्य करती है वह आदमी की कितनी रखेले है। वह अपने भाई को फ़ोन करती है, उसे चिंता न करने के लिए कहती है। वह अपनी यात्रा का आनंद ले रहा होगा और जब जीवन उसके सिर पर होगा तो वह वापस उसके पास आ जाएगा। अगले दिन जब सू के साथ कंपनी जाती है तो कोई कि कर्मचारी लापता पति पर पैसे का गबन करने का आरोप लगाते हैं। उसके खत्म होने के बाद
यंग सू से कहता है कि आपके लापता होने के बारे में हंगामा मत करो, मैं इसे संभाल लूँगा और जल्दी ही वापस आ जाएगा। और चला जाता है। यंग एनी को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि सब कुछ हो गया है। एनी फिटिंग के लिए एक दुकान पर जाती है। स्टोर के मालिक उसे बताता है कि आज बहुत सुंदर लग रही हैं। भले ही उसके सिर पर चोट को देखती है, उसका चेहरा चमक रहा होता है जैसे वो मुक्त हो गई हो। एनी सू से मिलती है। वैसे एक साथ बाहर खाना खाते हैं, लेकिन वह भोर में उससे मिलने जाती है। वह सबसे पहले पिता से मिलती है और उन्हें बताती है कि माँ इतने साल में बिना किसी के साथ रही, तुम्हारी वजह से मुस्कुराहट के। और वह उसे अपनी माँ को अपने कार्य के कारण कुछ सहना पड़ा है, वह सब बताती है। फिर वह उसे वहाँ छोड़ देती है और अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। वह अलमारी के सामने खड़ी होती है, जहाँ अलमारी जिसमें वह अपना छोटा भाई को छिपाती थी। वो खुद से कहती है कि अब तुम दोनों बाहर आने का समय आ गया है। वो अपनी माँ से कहती है कि वह अलमारी बेच दे और वह बेच भी देती हैं। फिर वह अपनी माँ के लिए नए जूते खरीदते हैं। उन्हें समुद्र के किनारे एक कैफ़े में ले जाती हैं। उसकी माँ सचमुच में खुश देखती हैं फिल्मों में सब कुछ। इस बीच सू अपनी माँ से मिलने के लिए अपनी इमारत में निकलती है। लिफ्ट में उससे मुलाकात पड़ोसी से होती है। उसकी तारीफ करते हुए कहती है वह भीतर से रोशन दिख रही है। पड़ोसी मजाक करता है कि महिलाओं को एक पुरुष से ज़्यादा कुछ भी गर्व नहीं कर सकता। उसके दिमाग में एक सार्वभौतिक सत्य है। सू अपनी माँ के साथ दिन बिताती है, अपनी माँ को घायल हाथ पर मरहम लगाती है और जब उसकी माँ गलती से सू को पुराने घाव को छू लेती है तो सू कहती है चिंता मत करो, अब दर्द नहीं होता। गहरा केवल वही समझ सकता है जिसने उसे जिया हो। सू घर लौटती है और अपनी सास के साथ खाना खाती है। उसकी सास ने सू को लगातार समय देखते और कांपते हुए देखा। सू ने उसे बताया कि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वह किसी भी क्षण अंदर आ सकता है। उसकी सास ने उसे काम पर वापस लाने का आग्रह किया, लेकिन सू ने कहा वह कुछ नया, कुछ पूरी तरह से अलग करने की कोशिश करना चाहती है। जैन उसके दिमाग में आता है, लेकिन वह उससे पास जाती है, उसे अपना बायोडाटा देती है और नौकरी के लिए पूछती है। कुछ सवालों के बाद वह उसे नौकरी दे देता है और काम पे रख लेता है। अगली सुबह वह अच्छे कपड़े पहनती है, जहाँ तक कि लिपस्टिक भी लगाती है। इस बीच एनी एक मीटिंग में जब उसे पुलिस का फ़ोन आता है, वे उसे सूचित करती हैं कि वे एक महिला को जांच कर रहे हैं जिसने खुद के पति को कार के सामने फेंक दिया। उस व्यवसायी को खोना नहीं चाहते। वह एक कंपनी का फंड करता है। उस रात एनी जब घर जाती है तो वो व्यावसायिक सहायता उसे रोकता है और उसके बॉस का एक उपहार देता है और आग्रह करता है कि वह इसे स्वीकार कर ले। वह इसे वापस करने का फैसला करती है, लेकिन जब वो वापस करने के लिए निकलती है तो सब कुछ ज़मीन पर गिर जाता है। कारखाने में सू इन्वेंटरी की व्यवस्था कर रही होती है। जब जैन अंदर जाती है तो उसके शरीर पर चोटों को देखती है और एक पल में वो फिर से जम सी जाती है। वो उससे कहता है कि वह घर जा सकती है, देर हो रही है। एनका आती है और उससे कहती है हम दोपहर का भोजन करने जा रहे हैं, हमारे साथ आओ। वे तीनों रेस्तरां में जाते हैं। सू स्पष्ट रूप से असहज थी। अचानक व्यापारी अंदर आता है। सू बाथरूम की ओर भागती है, लेकिन वह उसके पीछे पीछे आता है। उसका अंगरक्षक बाहर खड़ा होता है। वह उससे कहता है कुछ भी हो, मैं पुलिस को सच बताऊंगी। वह उस पर झपटता है और कहता है यह तुम्हारी दूसरी गलती होगी, तुम्हें उसका पछतावा होगा। वे संघर्ष करते हैं। जिन शोरगुल सुनती है, अंदर आती है, आदमी को पीटता है और सू और एनी दोनों को ले जाता है। एनी को कुछ हुआ था, उसे समझाती है और कहती है वह सच बताना चाहती है। सू रोती लगती है और कहती है हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है और अब से अपनी भी बर्बाद करने आई हूँ। चलो पासे फेंकते हैं। वह अपने पासों से खेलता है। आवाज़ उसे शांत करती है। वो उसे सू को देखता है, वह उन्हें फेंकती है और वह देखता है उसके हाथ में। उसे जैसे ही हल्के से बाद में से सू गोदाम की व्यवस्थित करने जाती है। जेन एनी को बताती है कि उसे डिलीवरी कर्मचारी के अचानक इस्तीफा दे दिया है। वह उम्मीद करता है कि सू भी ऐसा नहीं करेगी। एनी घबरा जाती है और कहती है कि वह उसके लिए पानी लाने जाएगी। जैसे ही वह वहाँ से गुजरती है, वह देखती है दीवार पर वह घड़ी टेढ़ी है। वह उसे ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन जेन उस पर जोर से चिल्लाते हैं उसे मत छुओ। सू दौड़ती हुई आती है। जेन उससे कहते हैं
वह घड़ी मेरी बेटी की मृत्यु की सही तारीख है और समय दिखाती है। एनी और सू स्तब्ध रह जाते हैं। एनी धीरे से कहती है, मुझे भी अपने बच्चे की मृत्यु की सही तारीख और समय याद है। एनी को अपनी प्रतिद्वंदी नहीं मिली क्योंकि उसके वायसाई खिलाफ गवाही दी थी। मामला पूरी तरह से अलग दिशा में चला गया। उनकी योजना का पता लगा लेता है। भयावह याद उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसे यह भी दिखाई देता है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया था। वह किराने की दुकान पर जाती है, हालचाल जानने के लिए फ़ोन करती है। फिर वह लौट आती है। जैसे ही वह अंदर आती है उसको अपने अपार्टमेंट का ताला खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक घबराहट वह पास जाती है। यह डिलीवरी कर्मचारी है जिसके बारे में माना जाता है कि वह अपने पति के पहचान के साथ चीन में है। पहले तो वह दिखावा करती है, वह उसे नहीं पहचानती। वह पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। वह हंसता और कहता है, और उन्हें क्या बताना कि तुम्हारा मृत पति वापस जीवित हो गया है। मैं ही उसकी पहचान का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वह उसे पति का फ़ोन पकड़ाता है और उसे हवाई अड्डे पर मिलता है। उसने उसे उठाया और इसे रिसेट कर दिया। वह उसके घर के चारों तरफ घूमता है और उसके पति के कमरे में प्रवेश करता है। तिजोरी के सामने बैठता है और कहता है, इसे खोलो। वह उससे कहती है कि इसे कोड नहीं पता है। वह वास्तव में नहीं जानती। मेरी चुप्पी की कीमत 3 मिलियन है, वरना मैं तुम्हारे दोस्त की शिकायत पुलिस में कर दूंगी। वह घबरा जाती है और उससे कहती है कि इसका कोई लेना देना नहीं। उसका फ़ोन बजता है। उसकी सास कह रही होती है, क्या तुम्हें आज रात यहीं सोना चाहिए था। वह कहता है, बहुत बढ़िया, एक छोटी सी अच्छी पारिवारिक मुलाकात। तो पूछती है, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। वह कहता है, छोड़ दो, मैं खुद उनसे बात करता हूँ। सू उसे चेतावनी देती है, उसे शक होगा, वो पुलिस को फ़ोन कर सकती हैं। वह जल्दी से उसके पति के कपड़े पहनता है और चला जाता है नीचे। वह बिल्डिंग में सुरक्षा से भागता है। गार्ड उस कहता है, तो तुम वापस आ गए। तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि जैसे मैं तुम्हें देखूँ उन्हें सूचित कर दूँ। डिलीवरी करने वाला होता है, हाँ मेरे साथ आओ और मेरे कार में कुछ ले आओ। वे गैरेज की ओर चल। वह कांपती और अपार्टमेंट की ओर भागती है। जब वह सारे गहने और उपहार इकट्ठा करती है और उससे खरीदे थे, कोई नहीं समझता उसे ऐसा करने के लिए उसे किसने प्रेरित किया। अगले दिन डिलीवरी कर्मचारी उसे फ़ोन किया, लेकिन कहाँ से उसका फ़ोन बंद था। वह उसे वापस फ़ोन किया तो उसे जवाब दिया और बताया कि वह 5 और 3 मिलियन चाहता है। उसे मजाक करते हुए कहा, वह सौदा भूल गया। मैं अक्सर मछली नहीं खाता, जिसका अर्थ है कि वो वादों को परवाह नहीं करता। सू ने एनी का फ़ोन किया, लेकिन एनी का फ़ोन ही बंद था। वह सू की बिल्डिंग में जाती है। पुलिस और पड़ोसियों को इकट्ठा पाती है। वहाँ पर एक गंभीर घटना हुई थी। उन्होंने उसे अंदर जाने से मना किया। वह किसी से पूछती है, पीड़ित पुरुष है या महिला। वह उसे बताते हैं कि पीड़ित बिल्डिंग का सुरक्षा गार्ड है। जब आखिरी सू की मंजिल तक पहुंचती है, कामयाब हो जाती है, तो उसे पता चलता है कि अपार्टमेंट का पासवर्ड बदल दिया गया है। उसे डिलीवरी कर्मचारी का फ़ोन आता है। वह उसे बताती है कि वह तिजोरी खोलने में कामयाब रही। उसके बाद सू अपनी सास यंग के पास पुलिस स्टेशन जाती है। उसे गार्ड की सच्चाई का जांच करने के लिए कहती है, क्योंकि वो सू पर शक था और वह मर चुका था। यंग अपने भाई के इतिहास को अच्छी तरह जानकर गुस्सा हो जाती है और सू को डांटती है। जब सू घर लौटती है तो वह एनी को अंदर इंतज़ार करने के वह पाती है। एनी उससे कहती है, मैंने पैसे संभाल लिए हैं, डिलीवरी मैन अब हमें परेशान नहीं करेगा। एनी उसे समझाती है, डिलीवरी मैन फिर से आ सकता है। वो उससे कहती है कि रुको, मैं उसे निपटाने का कोई रास्ता निकालती हूँ, लेकिन सू उसे रोकती है और कहती है कि यह उनकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक है। पुलिस स्टेशन में जांचकर्ता यंग को सुरक्षा गार्ड की नोटबुक देता है। डिलीवरी मैन एनी के पास अपने स्टोर पर जाता है। वह उसकी तरफ देखता है और कहता है, तो तुम पागल हो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पीछे आओ। वे बाहर जाते हैं और वह उसे धमकाता है, कहता है कि वह जानता है कि पति कहाँ है, क्योंकि वह ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल अपनी पत्नी के फ़ोन पर जासूसी करने के लिए करता था। फिर वह अपनी माँ के कार्यस्थल पर जाता है और सुनिश्चित करता है कि वह उसे देखे। इसके बाद वह उसे मृत पति के फ़ोन से संदेश भेजता है कि वह उस पर नज़र रखे जा रही है, उसे पैसे चाहिए और वह बात नहीं कर सकता। वह उसे पैसे देती है और उसे फिर से संदेश भेजता है और किसी को यह नहीं बताते कि के लिए कहता है उसने देखा है कि जिन को एक नाइट क्लब में कॉल आता है
जब वो पहुंचता है तो वहाँ डिलीवरी मैन को पाता है। वेटर जिन को बताता है कि उन्होंने इसलिए बुलाया क्योंकि वे जानते हैं कि यह आदमी उनके लिए काम करता है और उनके क्लब में परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया है। जिन उसकी जेब से नोट पैसे लेता है और नुकसान की भरपाई करता है। दूसरे कमरे में जैन का सहायक उसे बताता है कि डिलीवरी करते समय 2 महिलाओं का शोषण करके उन्हें ब्लैकमेल करने और उनसे पैसे हटने की शेखी बघारी थी। जब वो आदमी बात कर रहा होता है तो जैन वापस आ जाता है और उससे पीटता है, फिर उससे वहीं छोड़ देता है। जैन हालचाल जानने के लिए कोई समस्या तो नहीं है यह जानने के लिए सू को फ़ोन करता है, लेकिन वह पहले जवाब नहीं देती। नहीं, सब ठीक है, और जल्दी से फ़ोन काट देती है। वह वहीं पर बैठी तिजोरी खोलने के अलग अलग पासवर्ड आजमा रही होती है। इस बीच जैन अकेले बैठी सब कुछ सोच रही है, बिंदुओं को जोड़ने का कोशिश कर रहा होता है। वह आखिरकार समझता है कि उन्होंने क्या किया है। खुद में फुसफुसाता है, यह सब मेरे द्वारा कहे गए कुछ शब्दों की वजह से है। बाद में वह एनी सू के साथ बैठता है। सू उसे बताती है कि डिलीवरी मैन को अभी भी नहीं पता कि शरीर कहाँ है, लेकिन वह उसका पता लगाने के करीब है। हमें उसके पहुंचने से पहले वहां तक पहुंचना होगा। वह कहती है एनी किसी को उसका पता लगाने के लिए बुलाती है। फिर वह जैन को फ़ोन करती है ताकि दूसरा व्यक्ति कॉल के जरिए उसे ट्रैक कर सके। उसी समय सू एक विशेषज्ञ को बुलाती है जो उसके लिए तिजोरी खोलने में कामयाब हो जाता है। डिलीवरी मैन एक ट्रैकिंग ऐप खोलता है। दुर्घटना से एक दिन पहले उसे सटीक लोकेशन पता करता है। वह उस आदमी का फ़ोन करता है और एनी की जासूसी कर रहा था और कहता है मुझे उसका लोकेशन मिल गया है, लेकिन वह तुरंत वहाँ के निकलकर पहाड़ों पर चला गया। वह उसे फ़ोन करता है और कहता है आपने जगह का चुनाव पागलपन भरा है कलाकार, शाबाश, ऐसी मूर्ख बनी थी हो। और उससे कहती है अगर आपको यही चाहिए तो मेरे पास पैसे है। वह सू से मिलने आती है और उसे बताती है कि अगर डिलीवरी करने वाला फ़ोन करे तो उसे जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन सू वहाँ नहीं है। तो बीच में कौन है? यंग। बिल्कुल। यंग को याद है कि जब वो अपने भाई के लिए एक महिला साथ देखा था, वह महिला एनी थी। उसे पता चलता है कि वह करीब है। उसका पीछा करना शुरू करने पर फैसला करती है। इन्हें डिलीवरी करने वाले से मिलती है। वो उसके कार में बैठ जाता है। यंग उसका पीछा करती है। एनी उसे पैसे दिखाती है और उसे बताती है कि रास्ता भी लंबा है। पुलिस स्टेशन की जांच करता है, यंग को फ़ोन करता है और बताता है कि अपने भाई की पत्नी की सुरक्षा गार्ड के मामले की सुरक्षा फुटेज दिखाई दी। तब उसकी माँ उसे बुलाती है और कहती है तुम्हारा भाई यहाँ था, जाओ उसे ढूंढो, उसने जो संदेश भेजा है उसमें मेरा दिल दुख रहा है। वो अपनी माँ का संदेश भेजती है। जब यंग अपने भाई की सवारी को शैली की तुलना करती है तो उसे पता चल जाता है कि यह उसका भाई नहीं है। इस बीच कार में डिलीवरी करने वाला आदमी बेहोश हालत में उठता है। उसे पता चलता है कि वह उसकी लीबिया की सीमा तक ले गई है। वह पूछता है हम कहाँ हैं? वह जवाब नहीं देती। वह उस पर हमला करता है। कार मुड़ जाती है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वह उसको गर्दन पर हथियार अड़ा देता है और भाग जाता है। जब सड़क चढ़ता है तो यंग कार आ जाता है और ठीक सामने। क्या सही हो गया? यह उसके कार पर चढ़ जाता है और कहता है मुझे लिफ्ट दे दो प्लीज़। वो अंदर आने की देती है और उसे पहचान नहीं पाती। उससे और भी शक होने लगता है। जब वो भाई नहीं है, उसका फ़ोन करने रहता है और फिर से अन्वेषक है और डिलीवरी मैन अपने कॉलर आईडी देख लेता है। डैशबोर्ड पर पुलिस का बैच दिखाई देता है। उसे एहसास होता है कि वह किसी मुसीबत में फंस गया है। वह कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यंग जोर से ब्रेक लगा देती है और उससे कहती है तुम सीधे जाल में फंस गए हो। अब मुझे बताओ कि तुम असल में हो कौन। वो उसे मारता है और भाग जाता है। उसका पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। उसका फ़ोन छीन लेती है। सू के साथ उसकी बहुत सारी कॉल्स देख लेती है। सू एनी को फ़ोन कर रही होती है, लेकिन एनी जवाब नहीं देती। उसे याद आता है कि एनी ने उससे कहा था कि डिलीवरी मैन की बात मत करना, लेकिन मैं संभाल लूँगी, और वह घबरा जाती है। वह फिर फ़ोन करती है। इस बार यंग उस आदमी के कार में अपने साथ रखी थी और खुद एनी का फ़ोन उठाती है। सू यंग का नाम सुनते ही तुरंत फ़ोन काट देती है। फिर जेन सू को फ़ोन करती है और कहती है गोदाम में आ जाओ, एनी तुम्हारे पीछे आएगी। वह देखने के लिए जेन का सहायक यंग का पीछा कर रहा होता। वह जेनी को अपने कार में बिठाकर वापस ले आया था। यंग इस दिन सुरक्षा फुटेज चलाती है कि जिन उसका भाई गायब हुआ था। उसे दिन में ही पता चला जाता है कि वीडियो से वह नहीं था, बल्कि डिलीवरी मैन था जिसके पीठ पर एक टैटू है। वह देखती है कि अपार्टमेंट से निकलते समय वह जो सूटकेस लेकर गया था वह
हवाई अड्डे वाले सूटकेस से बिल्कुल अलग था। हवाई अड्डे वाला सूटकेस काफ़ी हल्का था। वो उसके भाई का फ़ोन खोलती है जो डिलीवरी मैन के पास था और देखती है कि एनी असल में सू की दोस्त है और वह अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई थी। जब वह तस्वीरें देखती है तो उसे उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान दिखाई देते हैं और एहसास हुआ कि सू ने ही उसके भाई को मारा है। डिलीवरी मैन द्वारा कारखाने में ली गई वीडियो में वो पहाड़ पर स्थित स्थान की पुष्टि करती है। बाद में एन और सू जेन के साथ बैठकर डांट खाता है। वो उससे बताता है कि वो उसकी मदद करेगा। वो उसके सहायक को बुलाता है और बताता है कि उनसे पहले उसे पीछे एक कार देखी थी। फिर एक साइड में रोड पर मुड़कर वह जेन के प्लेट नंबर भेजता है और यंग की कार है। और इस बीच यंग की डिलीवरी मैन को उसकी डिक्की में ठूस रखा है। वो उसे गैरेज में ले जाती है, उसका फ़ोन लेती है और पूछती है क्या उसके पास कोई बैकअप कॉपी है। वो फुट कर हंसता और कहता है उसे परवाह नहीं है उसका भाई जीवित है या मर गया, केवल यह मायने रखता है कि पैसा उससे प्यार करता है। वो उसके मुंह में गोलियां ठूस देती है, उसे वहीं छोड़ देती है। फिर वह वापस ऊपर जाती है, अपनी माँ से पूछती है क्या तुम्हें अपना भाई अभी तक मिल गया। यंग झूठ बोल देती है, मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ। जैन कहती है मुझे पता है तुम्हारा सबसे चतुर समस्या है कि तुम्हारी सबसे चतुर दुश्मन भी है। अगर वह तुम्हारा पीछा कर रही है तो तुम्हें ट्रैक कर रही है तो उसे पहले से ही सब कुछ पता है। अगले दिन यंग चीफ ऑफ ऑफिस में अपनी पदोन्नति माफ़ी मांगती है। यंग सीधे अपने भाई के अपार्टमेंट में जाती है और हर कोने की तलाशी लेती है। उसे याद आता है कि दुर्घटना के अगले दिन वह जगह कैसी दिखती थी। फिर वह अनी के स्टोर में जाती है और उससे अपने भाई के बारे में पूछती है। क्लर्क उसे बताती है मैंने कभी किसी आदमी को अपनी पत्नी की तरह इस तरह प्यार करते नहीं देखा जैसा उसने किया। एनी यंग को देखती है और एक अन्य कर्मचारी से कुछ कागजी कार्रवाई लाने के लिए कहती है। एनी यंग को कहती है कि एक पति का प्यार मंगे उपहार से नहीं मापा जाता। तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बस अपने अपराधों को छिपाना चाहती है। यंग को एक फ़ोन आता है, वह चली जाती है। फिर एन सू को चेतावनी देती है कि यंग अपने अपार्टमेंट में आ सकती है। सू सब कुछ छिपाने के लिए घर भागती है। उसे एक पैकेज मिलता है, उसमें सिर उस करके छोड़ा था। सब कुछ खुला है। उसे पता चलता है कि यंग पहले ही वहाँ जा चुकी है। वह गिर तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटे मेरे साथ क्या कर रहा था। सास पूरी तरह से कोमल और नकली करुणा में जवाब देती है यह शिकायत करने का समय नहीं है। उसने मुझे पैसे मांगने के लिए संपर्क किया है। यदि कारण उसे दिखता है तो मैं उसे मेरे पास भेज दे, मैं उसका ख्याल रखूंगी। जिन का सहायक यंग को देख रहा होता है, जिन को फ़ोन करता है और बताता है कि शायद अपनी कार की डिलीवरी मैन को रखा है। यंग सू की सास से मिलने घर जाता है, फिर कहता है कि उसे एक फ़ोन कॉल लेनी है। वह गैरेज में जाती है, ट्रंक खोलती है और डिलीवरी मैन को उसी भी वहीं पाती है। वह ताला तोड़ती है, उसे अपनी कार में खींचती है और गाड़ी लेकर वहीं चली जाती है। जिन उसका पीछा करता है। वह उस पल में यंग अन्वेषक के साथ बैठी थी, बेचारी निर्दोष पीड़िता की तरह अभिनय कर रही थी। वह कहती है मेरे भाई की पत्नी। उसका नाटक कभी खत्म नहीं होता। क्या उसका कल्पना कर सकते हैं? वो वास्तव में मेरे भाई के खिलाफ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती है। तभी उसे एक कॉल आती है। वह दौड़कर घर जाती है, लेकिन डिलीवरी मैन गायब होता है। वह देखती है कि जेल रुकती है, जो हुआ है उसके लिए उसे डांटती है। वे डिलीवरी मैन को एक स्टोर रूम में बंद कर देती है। हालांकि उसकी गलती यह है कि उन्होंने जेन को ना समझकर साय को उसकी रखवाली के लिए छोड़ दिया। जब डिलीवरी मैन उठता है तो वह फर्श पर लेटने लगता है, मरने का नाटक करता है, पानी मांगता है। सहायक को दया आती है और वो उसे पानी लाने जाता है। जैसे वो अंदर आता, डिलीवरी मैन उसे हमला कर देता है और धमकाता है, जबरदस्ती उठाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो मार देता है और बेरेन से चला जाता है। यह यंग मिलता है, उसे बताता है कि वह जानता है कि उसके भाई का शरीर कहाँ है। वह कहता है कि वे इसे इस तरह एक साथ ढूंढ सकते हैं। एक ही समय पर एनी और सू छुटकारा पा सकते हैं। वह बीच में यंग पहले से ही अपने भाई के शरीर के लिए पहाड़ों में खुदाई कर रही थी, लेकिन उसने केवल उस हिरन को ही ढूंढ पड़ता है जिसे उस रात सू और एनी ने अपनी कार से टक्कर मारी थी। यंग ने अपना फावड़ा जमीन पर पटक दिया। डिलीवरी मैन ने कहा अब तुम मेरे भाई की जगह ले रहे हो। उसी समय यंग का साथी बेशक उसके कार्यालय को खोज रहा होता है और उसे सू का द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। वो उसे सू को अपार्टमेंट में ले जाता है। पहले कार्रवाई न करने के लिए उसे माफ़ी मांगता है
और सुरक्षा गार्ड मामले में उसकी गवाही दर्ज करता है। वह उससे कहता है कि उसे और मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे जानने के बाद मेडिकल रिपोर्ट और उसकी सभी दस्तावेज फाड़ देती है। उसे यंग के एक संदेश मिलता है, पहाड़ के गड्ढे में तस्वीर जिसमें उसे पति का शरीर दफन है। यंग लिखती है कि अगर तुम ठीक वैसा नहीं करोगी जैसा मैंने कहा तो मैं तुम्हारे दोस्त को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारी माँ को भी इसकी कीमत चुकानी पड़े। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है। यह देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम उस निकम्मे आदमी के लिए पत्र लिखती है और उसे छपवाती है और सूर से कहती है कि चलो भी। गुस्से और कांपते हुए यंग वहाँ से चली जाती है, अपनी कार में बैठ जाती है और गाड़ी चलाती है। उसकी माँ उसे चिल्लाते हुए बुलाते हैं। यंग घर भागती है और पाती है कि डिलीवरी मैन को मार दिया है। हम देखते हैं कि कुछ घंटे पहले यंग की माँ स्टोरेज रूम में गई थी, उसे वहाँ पड़ा पाया था। उसने सोचा कि यह उसका बेटा है, लेकिन जब उसने बात की तो उसे पता चला कि वह नहीं है। उसने अहंकार में उससे कहा कि उसका बेटा हर चीज़ के लिए महिलाओं का शोषण करता था। माँ भड़क गई। उसने उसे मारने तक बार बार छिपाया। उसने मदद के लिए यंग को पुकारा। यंग डिलीवरी मैन के शरीर को उठाती है। इस बार उसने माँ की हथेली है उसे ट्रंक में डाल देती है। जिन को यंग के बारे में अपडेट के साथ उसके सहायक का फ़ोन आता है। जिन उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है। वह एनी से कहता है। जिन का सहायक यंग की कार को रोकता है, जबकि एनी पीछे से आती है, एक्सेलरेटर के नीचे कर रहती है। इस बीच जून अपने पति की हत्या करने की बात कबूल करते हुए पुलिस स्टेशन में से है। दृश्य मुझे लगा कि मुझे एक पिता की ज़रूरत है। मैं समझ नहीं पाई कि वह अपनी माँ को हर चीज़ के लिए धन्यवाद देती है। बाद में हम उसकी सजा के समाधान के बाद जीन के साथ एक वीडियो देखते हैं। वे उसकी रिहाई के दिन सू को लेने जाते हैं। जीन सामान पहुंचाने की ज़रूरत के बारे में मजाक करती है। फिर वे तीनों एक साथ चीन जाते हैं, वहाँ एक नया जीवन और काम शुरू करते हैं। वे खुश। सू फिर से पेंटिंग में लौट आई। सबक आसान है, हर सुरंग के अंत में हमेशा रोशनी होती है। भले ही वहाँ काम करने वाले इस कहानी को लोगों को जितना पागल ही क्यों न हो। अगर आप अंत तक पहुँच गए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।